हेलो दोस्तों, क्रैक यूपी बोर्ड एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में आज आपका स्वागत। तो आज हम आपको क्लास 10th के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जाएं जो कि टॉप 15 MCQ आपके लिए इस वीडियो में हम प्रोवाइड करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन है DNA का पूरा नाम। पहला है राइबोस न्यूक्लिक एसिड, डिओक्सी न्यूक्लिक एसिड या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डिओक्सी न्यूक्लिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 2, प्रचलित रूप से ऊर्जा ग्रह कहलाता है। तो क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स या राइबोसोम्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, कोशिकीय प्राकर्मों में ऊर्जा मुद्रा है। तो इसका कौन सा आंसर माइटोकॉन्ड्रिया, ATP या ग्लूकोज या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ATP। क्वेश्चन नंबर 4, मुकुलन पाया जाता है। 2023 में पूछा गया मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मुकुलन पाया जाता है प्लेनेरिया में, अमीबा में, ईस्ट में या इन सभी में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ईस्ट में। इसका करेक्ट आंसर होगा ईस्ट में। क्वेश्चन नंबर 5, युग्मज में गुणसूत्रों की संख्या होती है। युग्मज में गुणसूत्रों की संख्या होती है 2023 में पूछा गया, 2021, 23 और 24 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2x या 3x या x या 4x। तो इसका करेक्ट आंसर होगा x। क्वेश्चन नंबर 3, पित्तरस का श्रावण होता है। 2014 में पूछा गया, 19, 23 और 24, 4 साल ये पूछा गया है। तो रंध्रों में, बात रंध्रों में, जड़ों में या इन सभी में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बात रंध्रों में। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? बात रंध्रों में। क्वेश्चन नंबर 7, मस्तिष्क का सोचने वाला भाग क्या कहलाता है। तो अनुमस्तिष्क कहलाता है, अग्र मस्तिष्क कहलाता है या मध्य मस्तिष्क कहलाता है या कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अपना अग्र मस्तिष्क। क्या होगा? अग्र मस्तिष्क। मस्तिष्क का सोचने वाला भाग अग्र मस्तिष्क कहलाता है। ये भी 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, मास्टर ग्रंथि कहलाती है। 2014, 18 और 23 में पूछा गया। थायराइड कहलाती, पीनियल का या एंड्रिनल या पीयूष ग्रंथि। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पीयूष ग्रंथि। इसका करेक्ट आंसर होगा पीयूष ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 9, परागकोश में होते हैं। 2019, 22 और 24 में पूछा गया क्वेश्चन। तो बाह्यदलपुंज या अंडाशय या परागकण या भ्रूणकोश। तो इसका करेक्ट आंसर होगा परागकण। करेक्ट आंसर होगा इसका परागकण। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिक पदार्थ है। 2011, 14, 15 और 17, 4 साल ये पूछा गया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, पहले है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा DNA, तीसरा राइबोसोम्स या गाल्जी का है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा DNA में। DNA इसका क्या है? आनुवंशिक पदार्थ। केंद्रक गुणसूत्र बना होता है। 12, 13, 14 और 16 में पूछा गया। तो प्रोटीन होगा या न्यूक्लियोप्रोटीन, DNA से या RNA से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा न्यूक्लियोप्रोटीन। ठीक है। DNA पाया जाता है केंद्रक में, केंद्रिका में, केंद्रक द्रव में, कोशिका द्रव में। तो ये कहाँ पाया जाता है? केंद्रिका में। इसका करेक्ट आंसर होगा केंद्रिका। मेंडल प्रसिद्ध हैं। 2023 में पूछा गया। मेंडल थोड़ा गलत लिखा, मंडल हो गया, तो मेंडल ठीक कर लीजिएगा। प्रसिद्ध है। 2023 में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सूजनीकरण के लिए, DNA की खोज के लिए, आनुवंशिकता के क्षेत्र में या जैव विविधता संरक्षण के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आनुवंशिकता के खोज में। क्वेश्चन नंबर 14, एकलिंगी पुष्प का उदाहरण है। 2024 में पूछा गया ये भी क्वेश्चन है। तो गुलहड़ में, पपीता में, गुलाब में या सरसों में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पपीता में। इसका करेक्ट आंसर होगा पपीता में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 और लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है। 2023 और 24, 2 साल लगातार पूछा गया। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इंसुलिन या थायरोक्सिन या एस्ट्रोजन या जिब्रेलिन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जिब्रेलिन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जिब्रेलिन। ठीक है। वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ये थे हम अपने टॉप 15 क्वेश्चन। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो हम आपको टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से जाके आप PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको किसी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी
टॉपिक लिखिए। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद। हेलो दोस्तों, क्लास 10th के लिए आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आए हैं। तो जितने भी क्लास 10th के बच्चे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, हम आपके लिए रोज़ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाते हैं। बस आपको एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। बस आपको एक काम करना है बस। उसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम लेके आ रहे हैं। आपको जिस वीडियो पे भी टॉपिक चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। कमेंट बॉक्स में आपने जो भी लिखा होगा हम उस पर 100% आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो कल हमने आपके लिए जो वीडियो करवाई थी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो थी, जिसमें हमने आपको 7 महत्वपूर्ण अंतर करवाए हैं जो कि हर साल रिपीटेड होते हैं। जैसे धमनी शिरा में अंतर है, श्वसन दहन में अंतर है, रुधिर लसिका में अंतर। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमने अंतर करवाए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके जल्दी से जल्दी उस वीडियो को देखिए। और हमने आप कल कहा भी था कि आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट अति लघु लेके आएंगे, तो आज हम लेके आए इम्पॉर्टेंट अति लघु। तो ये हमने पूरी बुक से नहीं लिए हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अति लघु प्रश्न जो आपके 2 नंबर में पूछे जाते हैं, आपके इस वीडियो से 5 से 6 नंबर पक्के होने वाले हैं। तो आनुवंशिकता टॉपिक है। आनुवंशिकता किसे कहते हैं? तो आनुवंशिकता माता पिता के लक्षणों का संतान में पहुंचना क्या कहलाता है? आनुवंशिकता कहलाता है। तो ये आपसे पूछेगा। उसके बाद आपसे पूछेगा कि इसमें ही आपसे 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। आपसे एक MCQ में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आनुवंशिकता के जनक कौन है, तो आप डायरेक्टली टिक कर देंगे ग्रेगर जॉन मेंडल। तो माता पिता के लक्षणों का संतान में पहुंचना आनुवंशिकता कहलाता है। आनुवंशिकता के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल। अब हमने जो लिखा है तो आप जो भी जैसे आनुवंशिकता कहते हैं तो आप यहाँ से ब्लैक पेन से लिख देंगे तो अच्छा लगेगा कि माता पिता के लक्षण संतान में पहुंचना क्या कहलाता है? आनुवंशिकता। तो आनुवंशिकता को हमने ब्लैक पेन से हाईलाइट कर दिया। उसके बाद आनुवंशिकता के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। इसको भी हमने हाईलाइट कर दिया। तो कौन कहलाते हैं आनुवंशिकता के जनक? ग्रेगर जॉन मेंडल। उसके बाद आता है इन लक्षणों को क्या कहते हैं? आनुवंशिकता के लक्षण। इन लक्षणों को आनुवंशिकता लक्षण कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। ओके। उसके बाद आपका दूसरा है, आपसे ये जरूर पूछा जाता है MCQ। हमने बीच में आपके MCQ भी डाल दिए जो 1 नंबर में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये पूछा जाए कि मेंडल ने अपना प्रयोग किस पौधे पर किया? तो मेंडल ने अपना प्रयोग मटर के पौधे पर किया। उसके बाद दूसरा है संकरण। संकरण भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में ही पूछा जाएगा। संकरण किसे कहते हैं? तो जब 2 भिन्न भिन्न लक्षण वाले पौधे के बीच क्या कराया जाता है? क्रॉस कराया जाता है, तब इसे क्या कहते हैं? संकरण कहते हैं। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में हमने आपको लिखवाया है। तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। बस आपको फ्रेंड के साथ शेयर करना है, उनकी भी मदद हो पाए। और जो हमने कल आपको महत्वपूर्ण अंतर की वीडियो करवाई जिसमें आपको 7 महत्वपूर्ण अंतर करवाएं, उस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर जाके देखिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके देखिए। ठीक है। उसके बाद आपका तीसरा टॉपिक है कि ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहते हैं क्योंकि इन्होंने अपने प्रयोग किसके पौधे पर किए? मटर के पौधे पर किए और 7 गुणों का अध्ययन किया। तो ये आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। आपसे ऐसे ही पूछा जाता है कि मटर ने कितने पौधों पर प्रयोग किया? तो आपको ऐसे लिखना हो कि मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग किया और 7 गुणों का अध्ययन किया। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पॉइंट बना के लिख लीजिए। उसके बाद आपका दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? तो दूध में लैक्टोज पाया जाता है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? ये MCQ में ज़रूर पूछा जाए कि दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? लैक्टोज के रूप में पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद चौथा है संतुलित भोजन के मुख्य घटक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण। ये जरूर पूछा जाता है आपसे 2 नंबर में, कभी कभी पूछ लिया जाता है। फिलहाल ये इम्पोर्टेंट है पर ज़्यादा नहीं। फिलहाल ये पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि संतुलित भोजन के मुख्य घटक कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। 5वां है आपका DNA फिंगरप्रिंटिंग। ये आपसे 3 नंबर या 2 नंबर में पूछा जाएगा, अगर पूछा जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रत्येक व्यक्ति का एक DNA होता है। प्रत्येक व्यक्ति का एक निश्चित DNA पैटर्न होता है जो व्यक्तियों से भिन्न होता है। व्यक्तियों की पहचान करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे DNA फिंगरप्रिंट क्या होता है? DNA फिंगरप्रिंट सबका अलग अलग होता है, मतलब सबका भिन्न भिन्न अलग अलग होता है। ये किसके लिए प्रयोग किया? इन DNA फिंगरप्रिंट का व्यक्तियों की पहचान करने में किया जाता है। ठीक है, ये आपसे लॉन्ग में पूछ लिया जाएगा थोड़ा।
उसके बाद उपयोग इसके क्या होते हैं, अपराधियों का दोष सिद्ध करने में, भूकंप, बाढ़ आदि आपदाओं में मारे गए व्यक्ति की पहचान करने में किया जाता है। ठीक है, उसके बाद निषेचन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, युग्मकों के संलयन को निषेचन कहते हैं। जब निषेचन फीमेल के शरीर के बाहर होता है तो उसे बाहरी निषेचन कहते हैं, और जब निषेचन शरीर के अंदर होता है तो उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। तो आपसे ये भी कभी कभी ऐसे पूछ रहे कि बाहरी निषेचन किसे कहते हैं, तो आप ये लिख सकते, सरल भाषा में लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपसे निषेचन में आपको ये लिखना होगा, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि युग्मकों के संलयन को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। जब निषेचन फीमेल के शरीर के बाहर होता है तो उसे बाहरी निषेचन, और अगर फीमेल के शरीर के अंदर होता है तो उसे क्या कहते हैं, आंतरिक निषेचन कहते हैं। उसके बाद दंत क्षरण मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, दंत क्षरण। इसमें जीवाणु द्वारा शर्करा अम्ल का निर्माण होता है। यह दांतों पर फंसे हुए भोजन के कण प्लेग का निर्माण करता है, जिससे सूजन या संक्रमण हो जाता है और दंत क्षरण प्रारंभ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, परागण क्या होता है। पौधों में परागण का नर भाग से मादा भाग पर स्थानांतरण परागण कहलाता है। क्या होता है, पौधों में परागण का नर भाग से मादा भाग पर स्थानांतरण क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। तो ये थे आपके टॉप 10 क्वेश्चन। इसमें आपके 8 अति लघु और 2 आपके MCQ क्वेश्चन थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। हम आपके लिए अगली वीडियो लेके आएंगे इंपॉर्टेंट MCQ की और लॉन्ग क्वेश्चन की लेके आएंगे। ठीक है, और आपकी पूरी ही बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे हम आपके 25 को शाम 7:30 बजे पूरी साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। अगर आप वो टॉपिक पढ़ लेते हैं तो 100% आपके नंबर अच्छे आने की संभावना है, क्योंकि आप अगर वो 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लेंगे, जिसने अभी तक साइंस में कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो वो अगर वो 50 टॉपिक पढ़ लेता है तो उसके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देख लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। हम मिलते हैं आपसे एक और अगली इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट। हेलो दोस्तों, क्रैक यूपी बोर्ड एग्जाम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास 10 के टॉप अंतर लेके आए, जो कि हर साल यूपी बोर्ड में पूछे ही जाते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण अंतर है। जितने भी बायोलॉजी के क्वेश्चन हैं उसमें से आपके महत्वपूर्ण अंतर बहुत ही पूछे जाते हैं। कम से कम आपसे 2 या 3 महत्वपूर्ण अंतर आपके यूपी बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो आज हम आपके लिए जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट अंतर थे वो हम सारे ही अंतर इस वीडियो में लेके आए। आपके कुल टॉप 7 महत्वपूर्ण अंतर आज हम इस वीडियो में कराने वाले हैं। तो जितने भी क्लास 10 के बच्चे हैं नोटबुक लेके बैठ जाइए और इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि महत्वपूर्ण अंतर हैं ये। आपसे अगर अंतर आपके आएंगे तो 100% आपके 10 मार्क्स के आपके अंतर ही यूपी बोर्ड में पूछे जाएंगे। तो आज इस वीडियो से आपके 10 नंबर पक्के होने वाले। हमने आपके लिए सारे ही महत्वपूर्ण अंतर इस वीडियो में लेके आए हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो बायोलॉजी के बहुत दिनों से कोई भी क्वेश्चन नहीं लेके आए थे, तो आज हम इसीलिए आपके लिए महत्वपूर्ण अंतर की वीडियो लेके आए, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली। और जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगती है कंटेंट बनाने के लिए। इसके लिए आपको बस एक काम करना है, सिर्फ वीडियो को लाइक करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला अपना इम्पॉर्टेंट अंतर है वो है धमनी सिरा में अंतर। धमनी सिरा में अंतर बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट अंतर है। ये जितने टॉप 7 हम लेके आए इसमें से जो मोस्ट ज़्यादा ही पूछे जाते हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। एक धमनी सिरा में अंतर, दूसरा है रुधिर लसिका में अंतर, सजीव निर्जीव में अंतर और ऑक्सीश्वसन तथा अनऑक्सीश्वसन में अंतर। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके हर साल यूपी बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो इन 4 अंतर को आप 100% रट लीजिए। उसके बाद एक और पूछा जाता है श्वसन दहन में अंतर। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अंतर होने वाले हैं। तो चलिए पहला अपना पढ़ते हैं धमनी सिरा में अंतर। धमनी का पहला पॉइंट है अपना, इनमें रुधिर हृदय से अंग की ओर बहता है। धमनी में हृदय से जो अंग की ओर रुधिर बहता है और शिरा में जबकि इसका उल्टा हो जाता है। इसमें क्या होता है, अंग से हृदय की ओर बहता है धमनी में, हृदय से अंग की ओर, इसमें इसका उल्टा हो जाता है अंग से हृदय की ओर। दूसरा,
इनकी दीवारें अत्यधिक मोटी और लचीली होती। धमनी की दीवारें आपको तो पता ही है कि आपने पढ़ा होगा कि धमनी की जो दीवारें होती हैं वो अत्यधिक मोटी और लचीली होती हैं, और इनकी दीवारें कैसी होती हैं? पतली और कम लचीली होती हैं। और इनका रंग कैसा होता है? गुलाबी चटक लाल रंग होता है। जो धमनी होती है उनका रंग कैसा होता है? गुलाबी चटक लाल रंग होता है। और इनका रंग कैसा होता है? लाल रंग होता है और लाल या बैंगनी रंग होता है। ठीक है, हमने सबके 4-4 पॉइंट लिखवाए हैं। तो आपसे अगर 5 नंबर में पूछा जाए, फिलहाल 5 नंबर में ये नहीं पूछे जाएंगे, ये आपके कम ही मार्क्स में 6 नंबर में नहीं पूछा जाएगा लॉन्ग में, ये आपसे कम मार्क्स में पूछा जाएगा, जैसे 4 में पूछ लिया जाएगा या 3 में पूछ लिया जाएगा। तो आपके 4 पॉइंट सफिशियंट है। ठीक है, उसके बाद चौथा पॉइंट है, इनमें कपाट नहीं पाई जाती है। धमनी में कपाट नहीं पाई जाती है और सिरा में कपाट पाई जाती है। तो ये था आपका धमनी और सिरा में अंतर, मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और अपने फ्रेंड तक शेयर कीजिए। और हम अगली वीडियो आपके लिए अति लघु की वीडियो लेके आएंगे, उसके बाद आपकी लॉन्ग की बायोलॉजी की वीडियो लेके आएंगे, उसके बाद आपकी MCQ की वीडियो लेके आएंगे, और फिर उसके बाद एक 1 शॉर्ट वीडियो लेके आएंगे जिसमें आपके सारे ही बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो इसलिए नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करके रखिएगा। दूसरा है श्वसन और दहन में अंतर। श्वसन और दहन में अंतर। श्वसन क्या होती है? यह क्रिया समान ताप पर होती है। श्वसन जो होती है वह क्रिया कैसी होती है? समान ताप पर होती है। और जो दहन है वो उच्च ताप पर होती है। ठीक है, इसका अपोजिट है। ठीक है, श्वसन समान ताप पर होती है और जो दहन है वो उच्च ताप पर होती है। यह नियंत्रित अभिक्रिया होती हैं। श्वसन कैसी क्रिया होती है? नियंत्रित क्रिया होती है, अभिक्रिया होती है। और जो दहन होती है वो अनियंत्रित अभिक्रिया होती है। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है? इस क्रिया में एंजाइमों की आवश्यकता होती है। जो श्वसन है उसमें किसकी? हम लोगों को एंजाइम की बहुत आवश्यकता होती है। एंजाइमों की आवश्यकता जाहिर सी बात होगी। और जो दहन है उसमें हमें को एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती है। बहुत इजी लैंग्वेज में आपको लिखवाया जे आज ही आप टॉप 7 क्वेश्चन अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और इसी क्वेश्चन को आप बहुत इजीली पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा है। आप बस खाली 7 बार इसको पढ़ेंगे, 7 बार बस आपको रीडिंग करना है कि ये वाली क्रिया होती है, बस उसका अपोजिट ही ज़्यादातर होता है। तो आप इसको बहुत ही इजी लैंग्वेज लिखिए तो आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं और आपको बहुत ही जल्दी याद हो जाएगा अगर आप इस वीडियो से नोट करके आप अपनी कॉपी में याद करते। तो ये वीडियो बहुत ही ईजी भाषा में लेके आए हैं, तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। उसके बाद इस क्रिया में एंजाइमों की ये हो गया। उसके बाद 4 पॉइंट है अपना, यह जीवित कोशिकाओं में ऊर्जा मुक्त करने के लिए होती है। जो जीवित कोशिकाएं होती है उसमें ऊर्जा मुक्त करती है। और जो दहन है वो जीवित कोशिकाओं में ऊर्जा मुक्त से बाहर होती है। ऊर्जा मुक्त से बाहर होती है। क्या होती है? जैसे जीवित कोशिकाएं हैं उसमें ऊर्जा मुक्त बाहर होती है। ठीक है, तो श्वसन दहन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सजीव और निर्जीव में अंतर। ये हमने जो 4 आपके लगाए हैं एक साथ, आपको टॉप 7 लेके आए। टॉप 7 में आपके 5 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो हम बता देंगे आपको वीडियो की एंड तक कि कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो हर साल यूपी बोर्ड में रिपीटेड आते हैं। ठीक है, उसके बाद है सजीव और निर्जीव में अंतर। इसका शरीर आकार लगातार बदलता रहता है। जो सजीव हैं उसका आकार क्या होता है? लगातार बदलता रहता है। और जो निर्जीव है इसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसका आकार नहीं बदलता है, इसका आकार जैसा है वैसा ही रहता है। इसमें प्रजनन क्षमता होती है, इसमें प्रजनन क्षमता नहीं होती है। इनमें भोजन और ऑक्सीजन की क्षमता होती है, इनमें भोजन और ऑक्सीजन की क्षमता होगी, क्योंकि सजीव है ना, सजीव हैं तो भोजन की भी आवश्यकता होगी और ऑक्सीजन की भी आवश्यकता होगी। क्योंकि अगर सजीव हैं तो ये चीज़ों की ज़रूरत हो, निर्जीव में ये चीज़ों की ज़रूरत होती नहीं। इनमें भोजन और ऑक्सीजन की क्षमता नहीं होती है। उसके बाद चौथा पॉइंट अपना, ये छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है और यह छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर नहीं बनी होती है। ये जो सजीव है वो छोटी छोटी कोशिकाओं से बनी होती है और ये नहीं बनी होती है। ठीक है, उसके बाद आपका रुधिर और लसिका में अंतर। रुधिर और लसिका में अंतर, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका अंतर है जो कि हर साल यूपी बोर्ड में पूछा जाता है। तो जितने भी क्लास 10th के बच्चे हैं अगर वो अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करेंगे तो उनकी भी हेल्प हो जाएगी, आपके द्वारा उनकी भी हेल्प हो जाएगी। तो जितने आप किसी के काम में आ सकते हैं तो आइए सबकी हेल्प कीजिए और इम्पोर्टेंट वीडियोस को शेयर करते रहिए। ठीक है, उसके बाद रुधिर लसिका मोस्ट इम्पॉर्टेंट। रुधिर का पहला पॉइंट है ये गहरे लाल रंग का होता है। रुधिर तो पता ही है कि गहरे लाल रंग का होता है। जो लसिका होती है वो कैसी होती है? रंगहीन होती है।
रंगहीन लाल का संयोजी ऊतक होता है। कैसा होता है ये? रंगहीन लाल का संयोजी ऊतक होता है। फिर उसके बाद इसमें दूसरा पॉइंट है, इनमें लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं। इनमें लाल रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती। देखो, रुधिर में लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं और जो लसिका है उसमें लाल रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती। उसके बाद इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। जाहिर सी बात अधिक होगी, क्योंकि रुधिर है, रुधिर में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। उसके बाद है, इनमें प्रोटीन की मात्रा कम होती है। ठीक है। उसके बाद आपका है, इनमें ऑक्सीजन की क्षमता, ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। जो रुधिर है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, बहुत ही अधिक होती है, और इनमें कम होती है। लसिका में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। ठीक है। उसके बाद आपका है श्वसन और श्वासोच्छ्वास में अंतर। ठीक है। पहला इसका है, ये जैविक रासायनिक क्रिया होती है। जो श्वसन है वो जैविक रासायनिक क्रिया होती है, और ये कैसी होती है क्रिया? भौतिक क्रियाएं होती हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, ये कोशिकाएं के अंदर होती हैं। जो श्वसन है वो कोशिकाओं के अंदर होती हैं, और जो श्वासोच्छ्वास है वो कोशिका के बाहर होती है। तीसरा पॉइंट है, इनमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। इनमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। जो श्वसन है उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, और इसमें ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है। चौथा पॉइंट है, इनमें एंजाइमों की आवश्यकता होती है, और इनमें एंजाइमों की आवश्यकता नहीं होती है। इनमें एंजाइमों की आवश्यकता नहीं होती, और इनमें एंजाइमों की आवश्यकता होती है। तो ये था आपका इम्पोर्टेंट एक और अंतर। आपके कुल 5 अंतर हो चुके हैं। अब आपके बचे सिर्फ 2। ठीक है। जीनोटाइप और फिनोटाइप में अंतर। अगर आपसे ये पूछा जाएगा तो आपसे ये 2 नंबर में ही पूछा जाएगा, क्योंकि 2 अंतर, ये 2 ही मार्क्स का पूछा जाता है, इससे बड़ा नहीं पूछा जाता है, ना ही लॉन्ग में पूछा जाता है। ये अगर पूछा जाएगा आपसे 2 या 1 नंबर में पूछा जाएगा। फिलहाल ये 2 नंबर में ही पूछा जाएगा। ठीक है। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप में अंतर। तो जीनोटाइप का फर्स्ट पॉइंट है अपना, जीनोटाइप में लिखा है, यह जीवधारियों की जीन संरचना में पाया जाता है। देखो, जीनोटाइप में ही वर्ड निकल रहा है जीन, तो यह जीवधारियों की जीन में पाया जाता है। और ये कहाँ, और फिनोटाइप कहाँ पाया जाता है? यह जीवधारी की आकृति व रंग स्तंभ को बताता है। जो फिनोटाइप है वो आकृति व रंग स्तंभ को बताता है, और जीनोटाइप क्या? ये सभी जीवधारियों में पाया जाता है। ये सभी जीवधारियों की जीन संरचना को बताता है, जीन संरचना को बताता है। और ये किसको बताता है? ये आकृति और रंग को बताता है। ठीक। दूसरा है, ये लक्षण विशेष के लिए शुद्ध होते हैं। ये लक्षण विशेष के लिए शुद्ध होते हैं। जैसे ये लक्षण कुछ ही लोगों के लिए शुद्ध होते हैं, और यह शुद्ध अथवा संकर होते हैं। सॉरी, यह लक्षण शुद्ध अथवा संकर दोनों हो सकते हैं। ठीक है। देखो, फिर जीनोटाइप में क्या था? यह लक्षण विशेष के लिए शुद्ध होते हैं, और ये शुद्ध अथवा संकर दोनों ही हो सकते हैं। ठीक है। तो ये था अपना जीनोटाइप और फिनोटाइप में अंतर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 नंबर में पूछा ही जाता है। उसके बाद आपका है ऑक्सी श्वसन तथा अनॉक्सी श्वसन में अंतर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपके 6 नंबर में ही ये पूछा जाएगा, क्योंकि बायोलॉजी में ये लॉन्ग में ही पूछा जाता है। तो ये अगर पूछा जाएगा तो आपसे ये 5 नंबर में पूछा जाएगा, वो 6 नंबर में। ठीक है। ऑक्सीश्वसन का पहला पॉइंट है, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती, क्योंकि ऑक्सीश्वसन है तो इसमें क्या होगी? ऑक्सी में ही निकल रहा है, क्योंकि ऑक्सीश्वसन तो इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। आप इसे अपनी लैंग्वेज में भी बना सकते हैं, एक बार आप पढ़ लीजिए, उसके बाद आप इसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। दूसरा है कि अनऑक्सी श्वसन में इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। इसका अपोजिट देखो, ऑक्सी श्वसन में इसकी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और अनऑक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा है, इसमें अंत में CO2 और जल बनता है। इसमें अंत में CO2 और जल बनता है, और इसमें क्या बनता है? इसमें एथिल अल्कोहल और CO2 बनता है। क्या बनता है? एथिल अल्कोहल, CO2 बनता है। तीसरा पॉइंट है अपना, अधिकतर जीवों में ऑक्सीश्वसन होती है। अधिकतर जीवों में, जो ज्यादा से ज्यादा जीव हैं, अधिकतर जीव हैं, उसमें क्या होती है? ऑक्सीश्वसन होती है। और कुछ समय जीव अनऑक्सीश्वसन में होता है कि कुछ समय जीव में विशेष परिस्थितियों में अनऑक्सीश्वसन होते हैं। इसमें क्या कहा गया? देखो, अनऑक्सीश्वसन में क्या होता है? कुछ समय जीवों में विशेष परिस्थितियों में अनऑक्सीश्वसन होता है। विशेष परिस्थितियों में क्या होता है? अनऑक्सीश्वसन होता है। उसके बाद आपसे पूछा गया कि इसमें ग्लूकोज में
673 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है। जो ऑक्सीश्वसन है उसमें ग्लूकोज में 673 किलो कैलोरी निकलती है और जो अनऑक्सीश्वसन है उसमें केवल 27 किलो कैलोरी निकलती है। कितनी होती है? इसमें खाली 27 किलो कैलोरी प्राप्त होती है और जो ऑक्सीश्वसन है उसमें 673 कैलोरी प्राप्त होती है। तो ये थे आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट अंतर जो कि आपसे यूपी बोर्ड में इन्हीं अंतर में से पूछा जाएगा। अगर आप इन 7 अंतर को पढ़ लेते हैं, ये 7 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर आप ये वीडियो नहीं देख रहे हैं तो इसको इग्नोर कर रहे हैं तो बहुत ही आपके लिए नुकसान होना है। ये आपके जो 7 मोस्ट इम्पॉर्टेंट अंतर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्हीं 7 अंतर में से आपकी बायो में से पूछा जाएगा, ठीक है। तो इन्हीं 7 अंतर में से आपसे पूछा जाएगा कि कौन को इसमें से अब हम बता देते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन से हैं जो रिपीटेड पूछे जाते हैं। पहला है आपका धमनी शिरा में अंतर, ठीक है। दूसरा है श्वसन दहन में अंतर। 5 इंपॉर्टेंट है जो आपसे हर साल यूपी बोर्ड में रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है बट ये ज़्यादा फिलहाल ये पूछा जाता है। फिलहाल तो ये 7 ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बार बार पूछे गए वो बता रहे हैं। फिलहाल ये सब पिछली बार पूछे गए हर एक पेपर में एक ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हर साल रुधिर लसिका में अंतर पूछा ही जाता है। 1 से 2 सेट में ये पूछा जाता है, लगातार 2 सेट में पूछ लिया जाता है। उसके बाद श्वसन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिलहाल ये पूछा जाता है, बहुत कम ही पूछा जाता है। उसके बाद आपसे जीनोटाइप और फिनोटाइप में अंतर बहुत कम पूछा जाता है। तो आपके जो ये फिलहाल आपके जो 7 है आपको इन 7 को याद कर लेना है, बिल्कुल माइंड में रट लेना है। तो इन 7 महत्वपूर्ण अंतर को आप याद कर लीजिए और आपके 10 से 12 नंबर इस वीडियो में कंप्लीट होने वाले। तो जितनी भी बायोलॉजी के टॉपिक हैं अब हम उसके बाद आपके लिए अति लघु लेके आएंगे, उसके बाद लॉन्ग लेके आएंगे, उसके बाद हम आपके लिए MCQ और फिर लास्ट वीडियो आपके लिए लेके आएंगे 1 शॉट जिसमें आपके सारे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट बायोलॉजी के क्वेश्चन होंगे। बाकी केमिस्ट्री फिजिक्स के भी लेके आएंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। हम मिलते हैं आपसे एक और अगली इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।